हेलो एंड वेलकम टू देसी जंक्शन। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पाकिस्तान के एक बहुत ही नामवर, बहुत ही वेल नोन फैशन डिज़ाइनर और स्टाइलिस्ट तैयब बोंबल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तैयब भाई आप? अल्लाह का शुक्र। हाउस जबरदस्त। एवरीथिंग, हाउस लाइफ? अच्छा चल रहा है यार। अभी आई जस्ट मूव्ड हियर रिसेंटली, सो आई माशाल्लाह। एम जस्ट एडजस्टिंग माई सेल्फ। जेट लैग है अभी तक? नहीं, जेट लैग तो नहीं है। आई वॉज इन डैलस फॉर पास्ट 8 months। सो Nice. मुझे अभी ह्यूस्टन आए हुए कोई आई थिंक 2 हफ्ते हुए हैं। दैट्स वंडरफुल। जी। और बताएं कि कहाँ से स्टार्ट लिया? शुरू से बिल्कुल बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मोस्ट प्रॉब्ली एटलीस्ट ह्यूस्टन की मार्केट में और यूएस की मार्केट में कितना पीछे जाएंगे? 1940s में जाऊँ या 20s में जाऊँ या अभी? मेरे ख्याल से बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। नहीं यार, बस रैंडमली एक वो डिसीजन था फैशन स्कूल जाने का। वहाँ से फिर वो बिल्डअप होता गया स्टेप बाय स्टेप और फिर डिज़ाइनर बन गया, पता भी नहीं चला। तो क्या इनिशियली कभी सोचा था ये कि सोचा नहीं था। हम्म, मुझे मैट्रिक में आपको पता है कि वो ड्रीम होता है हर बच्चे का कि जी आर्मी ज्वाइन करनी है या ये करना है वो करना है, इंजीनियर बनना है। सो इंटर में तो आई टुक प्री इंजीनियरिंग, लेकिन फर्स्ट ईयर इंटर में मुझे पता था कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं पढ़ सकता, सही है। मेरा फ्यूचर नहीं है इसके अंदर। एंड आई वाज ऑलवेज गुड एट डिज़ाइनिंग समथिंग और ड्राइंग। सो मैंने सोचा कि मैं आर्किटेक्चर में जाता हूँ। सो आई प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, इंडस वैली के टेस्ट के लिए, जबरदस्त। बट फेल हो गया उस टेस्ट में। फिर मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं 1 साल पूरा वेट करूं वेट करें। और मैंने यही सोचा था कि मैं 1 साल वेट करूंगा, नेक्स्ट ईयर दोबारा वो दूंगा, मीनवाइल मैं बीकॉम में एडमिशन ले लूंगा। बट आई डोंट नो, वन डे आई वाज ड्राइविंग माय कार और रैंडमली ना मुझे पता था कि ये AIFD किधर है। तो मैं गुजर रहा था, मैंने गाड़ी रोक ली, मैं ऊपर गया, मैंने अपना फॉर्म फिल किया और 2 दिन के बाद आकर टेस्ट दे दिया। मुझे 1 हफ्ते बाद कॉल आ गया कि जी टेस्ट क्लियर हो गया। और बस मैंने घर पे बोला कि मैं फैशन स्कूल ज्वाइन कर रहा हूँ, एंड दैट्स इट। मैं 10th जनवरी 2005 को, जब मैं फर्स्ट डे था मेरा AIFD में, आई न्यू दिस इज इट, कि यू आर एट द राइट प्लेस। मुझे पता था कि मैंने अब यही करना है पूरी लाइफ, कुछ और नहीं कर सकता मैं। नाइस। एंड तब से जबरदस्त। तब से अब तक माशाल्लाह चल ही रहा है ये सिलसिला। अब तक चल रहे हैं। एंड आई ऑलवेज टेल पीपल कि कभी कभी आप खुद अपनी डेस्टिनी चूज करते हो, कभी कभी डेस्टिनी आपको चूज करती है। तो आई थिंक इस प्रोफेशन ने मुझे चूज किया रादर कि मैं ये प्रोफेशन चूज करता। एग्जैक्टली। तो AIFD का एक्सपीरियंस फिर जब आपने ज्वाइन किया तो कैसा रहा फिर आपका? बहुत बेहतरीन था। एवरीबडी वाज वेरी गुड, एवरी टीचर वाज वेरी गुड। मैं जॉब भी करता था, मैं पढ़ता भी था। मैं डिज़ाइनर मुनीफ नवाज के साथ मैं 1 साल मैंने काम किया, फिर एक और स्टोर में मैंने 2 साल काम किया। सो देन इन 2008 सितंबर आई ड्रॉप्ड आउट आफ्टर 6 सेमेस्टर। और मतलब काफी क्लोज जाके आपने ड्रॉप आउट? मैंने 1 साल पहले, मतलब 8 सेमेस्टर से पहले आई ड्रॉप्ड आउट एंड स्टार्ट माय ब्रांड। और मुझे याद है इस ज़माने में MTV के ऊपर एक शो आता था, पाकिस्तान संगीत आइकॉन। बिल्कुल। तो वो उस शो में सबसे पहले मुझे ब्रेक मिला कपड़े डिज़ाइन करने का। जिसमें अली असद थे, अली असद थे, हारून भी उसी शो हारून से शाहिद आया। उससे शो से हारून आया। शाहिद उस शो से मिकाल आया। हसन असद अब्बास था। मिकाल हसन का जो बाद में जाके वोकलिस्ट बना, वो उस शो से आया है। हाँ, और एक और लड़का था असद अब्बास, वो जो पहला शो जीता था, फैसलाबाद का लड़का था, क्लासिकल जो गाता था, बहुत बेहतरीन लड़का था वो। तो मुझे याद है कि सीजन 1 मैंने किया और फिर सीजन 2 भी, उसमें भी मैं था। इत्तेफाक से 2009 के अंदर फैशन वीक हो रहा था, पाकिस्तान का पहला सबसे बड़ा फैशन वीक, फैशन पाकिस्तान वीक। उसमें मुझे ब्रेक मिल गया। सो 2009 में फैशन वीक किया, 2010 में फैशन वीक किया, फिर 12 में किया, फिर 13 के अंदर मेंस फैशन वीक स्टार्ट हुआ था। एक वो मंसूर वोरा साहब, पता नहीं आप शायद जानते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। सो फिर 14 के बाद मैंने अटलांटा में शो किया। 15, 16, 17 में डेलिस आने की वजह भी अभी यही थी, बिकॉज सिंस 2015 आई एम वर्किंग विद दिस शो, इट्स कॉल्ड रनवे डेलिस। नाइस। सो उनके हर शो के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। बैक एंड फोर्थ आना जाना एवरी ईयर लगा हुआ होगा तो आपका। फिर अभी जब मैंने ये डिसाइड किया कि यार अब सामान बांध के निकलते हैं, इट्स हाई टाइम, तो फिर मैंने डेलिस को ही चूज़ किया और आते साथ ही मैंने रनवे डेलिस का दोबारा से शो किया अगस्त में। और फिर बस बिकॉज फेमिलियर भी थे आप उस मार्केट से, यू वर वर्किंग देयर बैक एंड फोर्थ।
फ्रेंड्स थे, मेरा एक स्टैंडिंग बनी हुई बिल्कुल, थी exactly, rather than- एंड आई रिप्रेजेंटेड रेनवर डायलस इन साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2014, तो एक वो कनेक्शन भी था मेरा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो पाकिस्तान में लोगों के बड़े परसेप्शन है कि फैशन इंडस्ट्री ऐसी है वैसी है, ये आपने कैसे पाया फैशन इंडस्ट्री को? यार मैं बस अपना काम करो, जो आपका काम है, और बस। अब परसेप्शन हर किसी का हर इंडस्ट्री के बारे में कुछ ना बिल्कुल। कुछ है, कहीं पे चीज़ें सही हैं, कहीं पे चीज़ें गलत हैं। आई विल नॉट डिफेंड इट, बट आई से कि हर एक की अपनी एक मर्जी है, जो जिसका दिल चाहे करता है। तो मेरा काम ये होता है कि यार मैंने अगर शोज़ भी किया तो मैंने शो किया, घर चला गया, मैं असल में मुझे एक लाइन अच्छी मिल गई थी यूनिफॉर्म्स की। यूनिफॉर्म। So I used to design uniforms from L'Oreal, for Maybelline, for Nice. Sensation, for PSO. So फिर मेरे clients थे, पर्सनल क्लाइंट्स शूटिंग्स हैं उनके शेरवानीज के, तो वो फिर मेरा एक वो forte बन गया, कॉर्पोरेट exactly की तरफ आपका मैं ज़्यादा चला गया। तो मेरा इतना ज़्यादा मीडिया में, तो मुझे मीडिया में मैं था, बट बीच में इतना ज़्यादा मैं नहीं था, लेकिन फिर वापस आई केम बैक इनटू मीडिया इन 2019। नाइस। मैंने एक मूवी साइन की थी ढाई चाल के ढाई नाम चाल। से, जो बेसिकली स्टार्ट 2018 में हुई थी, बट फिर वो एक साल के लिए डिले हुई, फिर 19 में वो प्रॉपर स्टार्ट हुई थी, एंड फाइनली वो अब जाकर आई थिंक नेक्स्ट मंथ रिलीज होगी। तो मूवी के बारे में बताएं, जब आपने एक इतनी अच्छी बात बता दी कि नेक्स्ट मंथ रिलीज हो रहा है, एक स्पॉइलर आपने ऑडियंस को वैसे ही दे दिया। तो how यार was the- मूवी ऐसी थी कि आपने नाम सुना होगा ढाई कुलभूषण यादव, कुलभूषण यादव। एक स्पाई था, इंडियन स्पाई, बिल्कुल। जिसको आईएसआई ने पकड़ा था, और उसकी जो पूरी कहानी थी कि वो किस तरह से पकड़ा गया और वो क्या कर रहा था, क्या था, आप शायद फेमिलियर हैं या नहीं हैं। 2007 से 13-14 के बीच में बलूचिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब थे, बिल्कुल और उस बलूचिस्तान के हालात ख़राब होने में सबको पता है किसका बिल्कुल। हाथ था, और किस तरह से वो लोगों को रोक करते थे, किस तरह से वो लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ सरदार थे बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान के साथ बड़े लॉयल थे। फिर आईएसआई बहुत क्लोजली काम कर रही थी उनके साथ, तो किसी तरीक़ा से अल्लाह की और हिकमत से बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ जुड़ा रहा, और किस तरह से उन्होंने उस पूरे एलिमेंट्स को बीट करना शुरू किया। तो ये स्टोरी है उसके बारे में कि क्या हो रहा था, असल स्टोरी क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रोपेगेंडा मूवीज बिल्कुल इंडिया बनाता रहता है थ्रू आउट, बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई स्पाई इंडिया ने नहीं पकड़ा पाकिस्तान का, जो बोल सके कि यार ये आई स्पाई का स्पाई था, इंडिया में काम कर रहा था 10 साल से या 20 साल से। हमने तो पता नहीं कितने स्पाई पकड़े भी हैं, और हमारे पास प्रॉपर प्रूफ होते हैं, एग्जैक्टली। तो हम हवाओं में बात नहीं करते, और इंडिया ने जितना भी किया वो सब हवाओं के अंदर ही घूम रहा होता है। तो हमारा एक हमारे जो प्रोड्यूसर हैं डॉक्टर इरफान अशरफ, वो बहुत क्लोजली निट हैं बलूचिस्तान के साथ, और जो हमारे डायरेक्टर हैं तैमूर शराजी, तो उनका बहुत एक्सपीरियंस रहा है बलूचिस्तान के अंदर, तो दे वांटेड टू शो कि यार रियलिटी क्या है। रियलिटी क्या है। और वो जो 2 महीने हमने वहाँ पर शूट किया, हम पूरी टीम इंटायर क्रू, चाहे उसमें शमून भाई थे, चाहे उसमें आयशा उमर थी, चाहे तकी था, जितने भी एक्टर्स थे, उनसे लेकर एक अगर साउंड बॉय है या लाइट बॉय है, हम रोज़ाना जब सुबह शूट पे निकलते थे ना, तो हमें पता नहीं होता था कि हमने आज वापस आना है या नहीं। हमें थ्रेट्स मिलती थी रोज़ाना, हम लोगों के ऊपर 2 दफ़ा अटैक्स भी हुए, बट हमारे अंदर वो था कि नहीं यार ये करना है, ये हम एक शायद कोई चीज़ ना मुल्क के लिए कर रहे हैं, और बहुत अटैचमेंट थी हमारी उस प्रोजेक्ट के साथ। बट इसीलिए 4 साल तक हम सब जुड़े रहे। बीच में कोविड भी आया, फिल्म रुकी कुछ अरसे के लिए, फिर बड़ी मुश्किल से फिल्म कंप्लीट हुई। 2019 में शूट हुआ, फिर 21 में शूट हुआ, फिर 22 में शूट हुआ, तो बट अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ डन, और अब इंशाल्लाह अगले महीने फिल्म आ वो रही है। कहते हैं ना मैं से कि अच्छी चीज़ें बनने में टाइम लेती हैं और सब्र लगता है, तो मोस्ट प्रोबब्ली ये सब्र वो है। बहुत लगता है, बहुत सब्र लगा इसके अंदर। बहुत सारे लोगों ने इसको एक तरह से जोक बनाया हुआ था कि शायद ये कभी रिलीज होगी नहीं होगी, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर बस न्यू। बिल्कुल बट उनका ये था कि यार मैं ये फिल्म इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे लोगों को दिखाना है कि रियलिटी क्या है। मैं ऐसे नहीं बना रहा कि मुझे इससे पैसे कमाने हैं, या मुझे सिर्फ लोगों को दिखाना है कि सच्चाई क्या है, और किस तरह से जो है वो पाकिस्तान में किस तरह के हालात थे, और किस तरह से इन लोगों ने सब्र करके एक तरह से वापस से बलूचिस्तान और पाकिस्तान के साथ अटैचमेंट। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो जाएं, बट असल पिक्चर कोई नहीं दिखा रहा होता।
तो हैट्स ऑफ टू यू एंड द होल टीम एंड द प्रोड्यूसर कि उन्होंने एटलीस्ट ये एवरीवन बिल्कुल कि एटलीस्ट ये स्टांस लिया कि वो एक रिगार्डलेस ऑफ बीइंग प्रोड्यूसिंग अ कमर्शियल मूवी वो आराम से कर सकते थे और उसमें उनको मेरे से इन्वेस्टमेंट भी उनकी शायद डबल ट्रिपल हो जाती हुई वुड हैव लॉट ऑफ मनी बिल्कुल बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि इस तरीके का कोई प्रोडक्ट सामने रखें बिल्कुल और वो भी ऐसी जगहों के ऊपर जाकर काम और हमने एक एक लोकेशन हमारी रियल थी हाँ इवन हम एक दफ़ा एक लोकेशन में शूट कर रहे थे यू नो अबाउट BLA राइट बिल्कुल सो वो बेसिकली उनका टॉर्चर सेल था उस ज़माने में सो वो जब हमने वहाँ पर शूट कर रहे थे तो हम सिर्फ हम लिटरली आंखों से आंसू निकल रहे थे कि यार किस तरह से वो लोगों को टॉर्चर करते थे वहाँ पे और हमें हमें अल्लाह ने वो जगह दिखाई कि किस तरह से लोगों के साथ क्या क्या जुल्म हुए और अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें किस तरह से बेहतरी की तरफ आ रही हैं नहीं अच्छा है ज़बरदस्त गुड टू नो दैट कि क्योंकि इजी वे आउट ये होता है कि शायद आप लोग किसी और जगह में या मिलती जुलती कोई भी लोकेशन लेते या सेट लगा लेते थे एग्जैक्टली इंडोर शूट करते सुकून से बट दिस इज़ द एक्चुअल पिक्चर एंड एक्चुअल स्ट्रगल गुड टू नो दैट बाकी लास्ट ईयर अगर चलें पीछे जाएं थोड़ा सा ज़्यादा पीछे नहीं तो आइडियाज़ 2022 वो आपके अंडर यू आर एवरीवेयर अगर आपको कहीं लोग सर्च करें आइडियाज़ 22 फैशन शो या आपका नाम लिखें तो यू आर एवरीवेयर ऑन द इंटरनेट वो क्या चीज़ है वो बताइए यार मैं डैलस में ही था तो मुझे हसन रियाज जो आइडियाज़ का शो प्रोड्यूस करता है तो ही कॉल्ड मी अप ही सेड कि यार आई डिड दैट शो इन 2018 एक्चुअली नाइस सो उसने मुझे बोला यार कोई मुझे ना मेंस वेयर डिज़ाइनर भी चाहिए उसके अंदर फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे कि अच्छा ये डिज़ाइनर है ये है क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छे मेंस वेयर डिज़ाइनर हैं फिर उसने कहा यार तुम कर लो मैंने कहा मैं कर लेता हूँ क्योंकि ये होता है कि यूजुअली आइडियाज़ में सेकंड डिज़ाइनर कभी रिपीट नहीं होता बट सिंस माय लास्ट कलेक्शन वाज बेटर और फिर कुछ वहाँ की जो हायर अथॉरिटीज़ थी वो चाह रही थी कि एक तरह से दोबारा से लाया जाए सो फिर मैंने और हसन ने फिर ये डिसाइड किया चलो मैं कर लेता हूँ बट इट टुक मी सम टाइम कि मुझे करना क्या है क्या बनाना है क्या नहीं फिर मैं यहाँ पर था टीम मेरी वहाँ पर है वर्कशॉप मेरा उधर है असिस्टेंट मेरे सारे वहाँ पर हैं सो फिर आई सेट डाउन विद एवरीवन कि क्या करना चाहिए किस तरह से करना चाहिए तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान के उन लेजेंड्स को ट्रिब्यूट देते हैं जिनको हमारी आज की जनरेशन नहीं जानती मेरे नहीं ख्याल के बहुत सारे लोग जो 18 से 20-22 साल की एज के लोगों को शायद पता बच्चों को पता हो कि अशफाक अहमद साहब कौन थे इब्न इंशा कौन थे मंटो कौन थे बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं पता तो मैंने फिर एक लिस्ट बनाई कि जी इन लोगों को हम ट्रिब्यूट देते हैं और फिर उनके हिसाब से फिर मैंने एक मेरी टीम ने और हमने मिल के शॉल्स डिज़ाइन की उनके हिसाब से कि जी इन लोगों के साथ में हम लोगों को दिखाना है नुसरत फ़तेह अली साहब थे या साद कैन साहब थे साद कैन के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता एग्जैक्टली अगर हम सिर्फ उन्हीं को मार्केट करते तो पिकासो से बड़े शायद पेंटर होते साद कैन फॉर श्योर बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट रियली वेल और मुझे बहुत खुशी है और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैंने ज़िया मोइनुद्दीन साहब को भी ट्रिब्यूट दिया माशाल्लाह फिर मैंने ज़िया मोइनुद्दीन साहब को शॉल उनको गिफ्ट की अब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे उनका मेरे ख्याल में लास्ट वीक में उनकी डेथ हुई है बट मुझे बहुत खुशी है कि जो लिविंग लेजेंड्स थे उसमें एक अनवर मकसूद साहब हैं ज़िया मोइनुद्दीन साहब थे यही दोनों थे बाकी सब तो उनको तो अल्लाह ने अपने पास ही बुला लिए तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार मैंने एटलीस्ट टुवर्ड्स द एंड उनको एक ट्रिब्यूट दिया एक नॉलेज किया और आजकल की जनरेशन भी इनको अब तो नापा से भी खैर बहुत सारे वो लोग फेमिलियर हैं बिल्कुल बट जो लोग आज जिंदा हैं लोग उनको जानते हैं बट जो नहीं हैं उनके बारे में किसी को नहीं पता वहीद मुराद मोहम्मद अली का नाम सबको पता है लेकिन उनका काम बहुत सारे लोगों को नहीं पता सिर्फ मेरे से नाम की हद तक ही हमारी नई जनरेशन उनको जानती है तो मेरी जो कोशिश थी बीइंग अ पाकिस्तानी कि मैं और 75th एनिवर्सरी का भी एक शो था वो सारे लोग आए हुए थे तो आई जस्ट वांट टू शो कि यार पाकिस्तान में 70 सालों में क्या क्या टैलेंट गुजर चुका है बिल्कुल उस टैलेंट को आपने एक ट्रिब्यूट दिया वंडरफुल अच्छी बात ये थी कि आपने सिर्फ उन लोगों को नहीं जो हमारे साथ नहीं है बट जो हमारे साथ थे उस वक्त उनको भी आपने ट्रिब्यूट दिया जो कि हमारी कंट्री में और हमारे कल्चर में इतना है नहीं क्योंकि हमें एहसास तब होता है जब लोग चले जाते हैं हमें लोगों की अच्छाई का तभी एहसास एग्जैक्टली तो ये एक बहुत अच्छी बात थी इसके अलावा आप पे हम लोगों ने एक जोक बनाया हुआ है कि जब किसी की डेथ हो जाती है ना तो
ज़ाहिर हदीस के अंदर है कि किसी की अगर इंतकाल हो जाए तो उसके बारे में बुरा भला ना कहो, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जब तक वो जिंदा है कम से कम तब तक तो उसकी रिस्पेक्ट करो। तब तक हमारे इंसान को बुरा भला बोलते रहते हैं, मरने के बाद वो अच्छा हो जाता है अचानक। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी राइटली सेड। हमारे मुल्क में अगर आपको किसी लेजेंड बनना है या किसी की एक्नॉलेजमेंट चाहिए, तो या तो उसको मरना पड़ता है या उसको इंडिया या अमेरिका से ठप्पा लगाना पड़ता है कि यार ये जो है टैलेंटेड है। वेरी नुसरत फतेह अली साहब पूरी दुनिया में जो है मशहूर थे, तभी पाकिस्तानी ने उनको एक्नॉलेज किया कि हाँ यार ये तो, वो अगर उनके पास वो ठप्पे नहीं होते तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारी मुल्क वाले भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते उनके टैलेंट को। नहीं, वेरी राइटली सेड। और आपने जैसे बताया कि दूसरी बार आपको ये अचीवमेंट मिली कि आप वो शो करें, तो आई थिंक एक एडिशनल प्रेशर भी होगा आपके ऊपर। ये एडिशनल प्रेशर बिल्कुल था, क्योंकि हसन ने मुझे बोला कि यार आपको इसलिए दोबारा सेलेक्ट किया है कि आपका पहला शो बहुत अच्छा गया, क्योंकि जो मैंने 2018 में शो किया था ना, मेरी थीम थी इन्फिनिट पीस। इन्फिनिट पीस के, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान थ्रू आउट ऑल कैसे चल रहे थे, पाकिस्तान देखो थ्रू आउट ऑल दिस ईयर्स हम वॉर से तो रहे हैं ना फेमिलियर, तो एक पीस की तरफ एक वो था। 2009 में जब मैंने शो किया था फैशन पाकिस्तान वीक, तो जो मेरी पहली कलेक्शन थी इट वाज अ ट्रिब्यूट टू आर्म फोर्सेस। और उस वक्त क्योंकि हमारा दो जो प्रोविंसेस थे उसके अंदर वॉर चल रही थी, तो वो उसको रिप्रेजेंट किया था। तो हमने तो मेरा हाल में शायद 2001 के बाद तो थ्रू आउट हम वॉर से ही फेमिलियर हैं। बिल्कुल। तो बस एक कोशिश होती है कि यार किसी तरह अपने जो टैलेंट है उसको यूज़ करके एक तरह से एक पब्लिक मैसेज दिया जाए। तो वो एक प्रेशर था कि इसको उससे ऊपर कैसे लेकर जाना है। तो मेरा तो कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि एक टीम अच्छी मिली हुई है, थोड़ा सा वो बहुत उन्होंने मेहनत की, और यहाँ बैठे बैठे मैं वहाँ शो किया मैंने, जो बहुत बड़ी बात बिल्कुल ये भी एक अच्छी बात है। और सेकेंडली आप एक्नॉलेज कर रहे हैं टीम को, तभी आपको शायद अच्छी टीम मिली हुई है। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू कि काम अगर टीम पीछे कर रही है वो कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं करते, वो कहते हैं मैं हूँ जो भी हूँ, वन मैन शो दिखाते हैं। एक बड़ा फनी सीन हुआ जिस वक्त वो शो हो गया ना, और शो जब हिट हो गया, सो ऑन फेसबुक आई टुक एवरीवनस नेम, नाइस, कि ये मेरी टीम है, थैंक यू एवरीवन। तो वन ऑफ द डिजाइनर दे कांटेक्टेड वन ऑफ माय टीम मेंबर्स दैट कि यार तुम नेक्स्ट टाइम ना मेरे साथ भी काम करना। हमें नहीं पता था कि आप आप काम कर रहे हो उनके साथ। शी कॉल्ड मी, सेड कि मैंने कहा बिल्कुल यू आर फ्री टू वर्क विद एनीवन, बिकॉज मुझे अच्छा ये लगता है कि जब आप किसी को एक्नॉलेज करें और साथ में चार लोग और भी एक्नॉलेज करें। इसका मतलब ये है कि यार लोग, मेरी वजह से अगर कोई इंसान को एक्नॉलेजमेंट मिल रही है और आगे उसका काम अच्छा हो रहा है और उसके प्रोफेशनली करियर बन रहा है, तो व्हाई नॉट। नहीं बिल्कुल मेक सेंस। एक चीज़ जो मुझे शायद पता चली, आई कुड बी रॉन्ग एज वेल, कहीं छोटी मोटी एक्टिंग स्किल्स भी हैं और कुछ एक्टिंग प्रोजेक्ट्स भी किए हैं आपने या कर रहे हैं? यार एक्टिंग प्रोजेक्ट्स नहीं किए, बस ये था कि 2.5 साल के बाद मैंने एक और फिल्म की, उसके अंदर छोटा सा मेरा एक पार्ट था। अभी वो उसके बारे में अभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी उसको पोस्ट करने में तो बहुत टाइम लगेगा उसको, बट उसमें था बाकी व्लॉग्स मैंने ज़रूर बनाए में अबाउट फैशन एक ज़माने में। तो वो टीवी के साथ आप कनेक्टेड रहो तो फिर कहीं ना कहीं आपको वो थोड़ा सा बट बड़ी स्क्रीन पे भी देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर प्रोबेबली। खैर अब यहाँ आ गए तो यहाँ क्या प्लान्स हैं? यहाँ अपना आपके प्लान्स यही हैं। अभी मेरा अप्रैल में शो है ऑस्टिन में, ऑस्टिन फैशन वीक। उसके बाद प्लान ये ऐसा है कि टेरिस के अंदर एक बेस बनाऊँ अपना, कोई डिस्प्ले वगैरह, कोई शॉप तो नहीं बोलूँगा, स्टूडियो बोलूँगा। एक स्टूडियो बिल्कुल, बिकॉज आई एम मोर इनटू मेड टू ऑर्डर कस्टम बिल्कुल। सो आई एम प्लानिंग के टेरिस में कुछ ऐसा हो। सो प्लान्स पूरे हैं, बाकी अल्लाह जैसे उनको पूरा करे। नहीं वंडरफुल, क्योंकि आई थिंक के पूरी यूएस में जो देसी इंडस्ट्री है, जो देसी सोसाइटी है, उसके अंदर एज सच कोई यहाँ पे हमारे पास स्टूडियो या एज सच कोई डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर अवेलेबल नहीं है। इंडियंस के बहुत हैं, इंडियन डिज़ाइनर्स बहुत हैं, न्यूयॉर्क में हैं, LA में आपको मिलेंगे, बट मैं सिर्फ इंडियन पाकिस्तानी स्टाइल नहीं, वेस्टर्न स्टाइल दोनों। सो क्योंकि मेरे जो डेरिस में क्लाइंट्स हैं वो सारे यहाँ के लोकल्स हैं। जबरदस्त। तो आप वेस्टर्न वेयर को भी टारगेट कर रहे हैं, ईस्टर्न, बिकॉज़ आई यूजुअली मेक सूटिंग्स और स्टफ लाइक दैट। तो वो तो हाँ वेस्टर्न में भी बिल्कुल आपके फॉर्मल एंड ऑल दिस। सो प्लान मेरा वही है, अब देखें जो नहीं, इंशाल्लाह इट्स अ गुड प्लान एंड आई होप इट वर्क्स आउट। बाकी
कुछ आप लोगों को टिप्स देना चाहिए, लोगों को ये बता, जो बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री परस्यू करना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनको कुछ टिप्स देना चाहें तो दैट कैमरा यार मैं 4 साल से मैं पढ़ा भी रहा हूँ पाकिस्तान में, वंडरफुल। और मैं हमेशा एक चीज़ ये बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, और कि आप के पास जो ये टाइम होता है ना, जो 4 साल जो पढ़ने के होते हैं, इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बहुत लाइट लेते हैं कि चलो हो जाएगा, डिग्री कर लेंगे। जितनी मेहनत हम यहाँ कर सकते हैं ना, क्योंकि ज़िंदगी में वैसे ही आपको लाइफ इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन हैज़ देयर स्ट्रगल्स। तो वो जो टाइम होता है ना, उसको एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है, उसमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो हमारे पेरेंट्स की मिस्टेक होती है वो ये होती है कि अगर आप इंजीनियर बन रहे हो, आईटी है, बिजनेस है, तो वो फोकस होता है आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है। हमारा काम है प्रैक्टिकल, ऑल प्रैक्टिकल। सो जो स्टूडेंट्स 4 साल की डिग्री ले रहे हैं, 3 साल की डिग्री ले रहे हैं या 2 साल का डिप्लोमा ले रहे हैं, जितना टाइम वो पढ़ रहे हैं ना, उतना टाइम उनको ज़रूरत है कि वो साथ में इंडस्ट्री में जाकर काम करें, भले फ्री में करें, लेकिन काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पढ़ाई होती है और जो इंडस्ट्री होती है, दे आर टोटली ऑपोजिट। ऑन हैंड एटलीस्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, एक फॉर एग्जांपल आपने 4 साल की डिग्री ली और आपने इंटर्नशिप नहीं की, जॉब नहीं की, अब आप जा रहे हो फर्स्ट टाइम जॉब इंटरव्यू के लिए, और एक स्टूडेंट है जिसने 4 साल की डिग्री ली है और साथ में उसके बाद 1 साल का 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले किसको प्रेफर होगा? बिल्कुल उसी को जिसके पास एक्सपीरियंस भी और डिग्री भी है, जिसके पास एक्सपीरियंस भी और डिग्री भी है, क्योंकि ये जो 4 साल होते हैं ना, आपको यही मेक एंड ब्रेक होते हैं। उसके बाद आप पूरी लाइफ फिर वही करते हो जो इंडस्ट्री आपको बोलती है, जो आपके बॉसेस आपको बोलते हैं, जो आपके क्लाइंट्स आपको बोलते हैं। बिल्कुल क्रिएटिविटी के लिए 4 साल होते हैं ना, उसमें आप वो करना चाहते हो जो आपका दिल है। बिल्कुल। और अगर आपको ये समझ में आ जाए कि आपका फोटे क्या है, आपका सिग्नेचर क्या है, तो वो पूरी लाइफ आपके लिए आसान होती है। नहीं, दैट्स अ ग्रेट एडवाइस एक्चुअली, बिकॉज जितने भी करंट बच्चे हैं या जो इनरोल होना चाहते हैं जो फ्यूचर में, तो एटलीस्ट दे वुड नो कि एटलीस्ट क्या चीज़ करनी है साथ, क्या नहीं करनी। बिकॉज हमारे यहाँ शायद ये वो कल्चर ही नहीं है कि वो, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स की भी प्रेफरेंस ये होती है कि बस बच्चा पढ़े तो सिर्फ पढ़े, बट उनको ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि इंटर्नशिप्स या हैंड ऑन आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है, स्पेसिफिकली इस इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें वर्क एथिक्स और हैंड्स ऑन ही है सारी चीज़ें। That's a great piece of advice for everyone who is into this field. Anything you want to add? It's great to be in Houston actually, और आप लोगों के साथ मिलके बड़ा मज़ा आया। और अभी प्रोग्रेसिव के जो हमारे ब्रदर्स हैं उनके साथ भी मैं इंशाल्लाह काम कर रहा हूँ। तो आई होप कि ह्यूस्टन, डैलस, टेक्सास actually comes out very good for me. Inshallah, hopefully that everything works out good for you in Texas, Dallas, Houston, everywhere, wherever you go. Austin, exactly. So this was it. Thank you so much, everyone, for watching our podcast today. We had one of the Pakistan's leading fashion designer, Tayyab Bombal, with us. And please like us, subscribe करें और comment करके बताएं कि आपको कैसा लगता है शो एंड एवरीथिंग। अगले शो में फिर से मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।